Hello dear students, welcome to Physics with Feroz Shah. In today's lecture we are going to discuss the conceptual questions of chapter number 10 first year physics thermodynamics. स्टार्ट लेते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन का आइडिया ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सन है और ये अर्थ है और आप जानते हैं कि नॉन स्टॉप मुसलसल जो है वो अर्थ से रेज आते हैं, अर्थ ये रेज इमिट करता है थर्मल रेज, अर्थ सन ये थर्मल रेज इमिट करता है और अर्थ इन थर्मल रेज को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो वक्त क्यों नहीं आता कि सन और अर्थ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आते? अगर जब से दुनिया बनी है, जब से ये कायनात बना है, तो सूरज हीट इमिट कर रहा है और जमीन वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो चाहिए तो ये था कि एक वक्त आता कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस सबसे पहली बात कि सन में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं है। पहला रीजन कि सन में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं है। अगर इस रूम में 1000 जूल का हीट हो, सिर्फ फिक्स्ड हो, और बाहर 100 का हो और इससे हीट उधर फ्लो करे तो इधर कंटिन्यूसली डिक्रीज आएगा, उधर इंक्रीज, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर ये जगह लाइव सोर्स ऑफ हीट हो और यहाँ 1000 जूल फिक्स नहीं है, मुसलसल क्रिएट हो रहा है, मुसलसल जनरेट हो रहा है, तो अगर इससे फ्लो करता भी है तो जितना फ्लो करता है उतना जनरेट होता है, जितना फ्लो करता है उससे ज्यादा जनरेट होता है, तो ये हमेशा उससे ज्यादा लीड पर होता है। तो पहली बात तो ये है कि सन में फिक्स्ड हीट नहीं होता, ये कंटिन्यूसली हीट जनरेट करता है फ्यूजन की वजह से, और इसीलिए इसका टेम्परेचर हमेशा जमीन से कई गुना ज्यादा रहता है। ये एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जमीन ओनली एब्जॉर्बर नहीं है। ये सिर्फ एब्जॉर्बर तो नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि दिन को जमीन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, लेकिन रात को जमीन का वही पोर्शन, वही रेडिएशन दोबारा इमिट कर देती है। तो एक तो वहां कंटिन्यूसली जनरेशन हो रहा है तो उसकी हीट में कमी नहीं आ रही, इजाफा हो रहा है या कमी नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि ये जो दिन को हीट एब्जॉर्ब करे, रात को वही हीट दोबारा रिलीज कर देता है, तो इसमें इंक्रीज नहीं आ रहा, इसमें डिक्रीज नहीं आ रहा, तो कभी भी ये कॉमन टेम्परेचर पर आकर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। कयामत तक सूरज सूरज रहेगा और जमीन जमीन रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। कहते हैं कि फर्ज करो ये एक ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक, एल्यूमिनियम ब्लॉक, इसके अंदर थोड़ा सा होल है। ये एक आयरन या मेटालिक ब्लॉक है, डिस्क है, और इसके सेंटर में एक होल है। अगर हम लोग इस सिस्टम को हीट दें तो ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि हीट देने से ये बाहर की तरफ तो एक्सपेंशन कर देता है, ये बाहर की तरफ तो एक्सपेंशन करता है, लेकिन इस होल में कंट्रैक्शन नहीं होती, इस होल में कंट्रैक्शन नहीं होती, ये सिकुड़ता नहीं, ये होल भी एक्सपेंड करता है। यानी अगर आयरन को हीट करने से आयरन एक्सपेंड करता है और बाहर की तरफ इसके किनारे आते हैं तो अंदर की तरफ भी चले जाते हैं, और ये होल इतना होल था तो ये बड़ा हो जाता है लेकिन ये छोटा नहीं होता। रीजन क्या है? तो कई रीजन इसके भी हैं, लेकिन तो आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि यहाँ भी एयर मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं और वो भी मैटर है, गैस है। अगर आप सिस्टम को हीट देते हो तो सिर्फ सॉलिड एक्सपेंड नहीं करते, गैस भी एक्सपेंड करते हैं, और यही वजह है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर आयरन के पार्टिकल में एक्सपेंशन होती है तो इधर भी एक्सपेंशन होती है, और ये एक्सपेंशन जो है ये इस गैस के एरिया को भी, वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, लिहाजा होल भी एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट नहीं होता। ये एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ जो आयरन के अपने पर्सनल पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल आयरन के अपने हैं, जब ये हीट लेते हैं तो इनमें एक्सपेंशन आने लगती है
और ये मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं इस तरफ भी एक्सपेंड करूं, इस तरफ भी एक्सपेंड करूं। इधर ये मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं इधर भी एक्सपेंड करूं, इधर भी एक्सपेंड करूं। ये पार्टिकल चाहता है इस तरफ एक्सपेंड करूं या इस तरफ एक्सपेंड करूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं इधर भी एक्सपेंड करूं, इधर भी। तो इंटरनल एक्सपेंशन एक दूसरे के मुखालिफ बनते हैं, यानी ये सेंटर है, इधर के मटेरियल इधर भी फैलना चाहते हैं, उस तरफ भी फैलना चाहते हैं। इधर जो मटेरियल है वो इस तरफ भी आना चाहता है, उधर भी। तो अपोजिट साइड्स पर मटेरियल का इंटीरियर एक्सपेंशन एक दूसरे को अपोज करता है और अपोजिंग फोर्स डेवलप होते हैं, यानी इस तरफ का आना इस तरफ के आने से अपोज होता है, इधर का आना इधर के आने से अपोज होता है। लिहाजा इन सारे कंस्टिट्यूएंट्स एंड मटेरियल को बाहर की तरफ एक्सपेंशन की इजाजत है, वहां इसको रोकने वाला कोई नहीं होता। लिहाजा बाहर ही एक्सपेंड होते हैं, इंटरनल एक्सपेंड नहीं होते, और आयरन भी फैल जाता है, होल भी फैल जाता है। द थर्ड वन कि इंटरनल सिस्टम में अपोजिशन है, लेकिन एक्सटर्नल सिस्टम में टेंपरेचर कम है और इंटरनल का टेंपरेचर ज्यादा है, और हमेशा फ्लो या एक्सपेंशन फ्रॉम ज्यादा टू कम होता है। तो बाहर की तरफ एक्सपेंशन पॉसिबल है, लेकिन अंदर की तरफ एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि होल इनसाइड या एट द सेंटर ऑफ मेटालिक बॉक्स वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कि अगर फर्ज करो ये सन है, यहां से थर्मल रेडिएशंस आ रहे हैं और आप लोगों ने इधर एक थर्मामीटर रखा है, ये एक थर्मामीटर आपने रखा है। तो ये थर्मामीटर आपको जो टेंपरेचर देगा वो टेंपरेचर किसका होगा? वो टेंपरेचर किसका होगा? आया वो टेंपरेचर सन का होगा, इन रेडिएशन का होगा, या इधर मौजूद एयर का होगा? थर्मामीटर आपने रास्ते में रखा है, तो थर्मामीटर का टेंपरेचर एयर का होगा, रेडिएशन का होगा या सन का होगा? आसान सा एक सेंटेंस आपके लिए, और वो आसान सा सेंटेंस ये है कि थर्मामीटर हमें जो टेंपरेचर देता है ये उस मैटर का टेंपरेचर होता है, ये उस मैटर का टेंपरेचर होता है जिसके साथ थर्मामीटर कनेक्ट होता है। जिस मैटर के साथ थर्मामीटर कनेक्ट होता है उसी मैटर का टेंपरेचर देता है। तो तीन चीजें हैं, रेडिएशन, सन, एयर। इन तीनों में किसका टेंपरेचर देगा? तो आप कहें सर सन मैटर तो है, लेकिन थर्मामीटर इस सन के साथ कनेक्ट नहीं है, तो थर्मामीटर इस वक्त हमें सन का टेंपरेचर नहीं देगा। दूसरी बात, रेडिएशन तो मैटर ही नहीं है, हम कभी भी किसी रेडिएशन का टेंपरेचर थर्मामीटर से मालूम नहीं कर सकते, वो मैटर ही नहीं है। और थर्मामीटर मैटर की एबिलिटी से हमें टेंपरेचर मेजर करके देता है, तो ये भी गलत। और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैटर भी हैं और वो कंटिन्यूसली थर्मामीटर के साथ कांटेक्ट में भी हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ जो थर्मामीटर पड़ा है वो जिस जगह में पड़ा है वो वहां के एयर मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर हमें देगा। अगर इस कमरे में मेरे हाथ में थर्मामीटर पड़ा है तो थर्मामीटर के स्केल पर जो टेंपरेचर होगा वो इस कमरे में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर होगा, वो इस बल्ब से निकलने वाले रेडिएशन का टेंपरेचर या इस बल्ब के फिलामेंट का टेंपरेचर नहीं होगा। आप ये समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसका आइडिया क्या है? कहते हैं कि फर्ज करो एक सिलेंडर है और एक और सिलेंडर भी है। अगर हम सेम प्रेशर पर इसमें हाइड्रोजन रखें और इसमें ऑक्सीजन रखें, अगर सेम प्रेशर पर एक में हाइड्रोजन रखें और एक में ऑक्सीजन रखें और शर्त है कि प्रेशर सेम रखें, इसके बावजूद भी अगर दोनों में लीकेज आ जाए, दोनों के पिस्टन में लीकेज आ जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि हाइड्रोजन का गैस जल्दी खाली हो जाता है ये सिलेंडर, और ये जो है ये स्लोली खाली होता है। ऑक्सीजन का वही सिलेंडर उसी लीकेज से स्लोली खारिज होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इसको खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको खाली होने में कम टाइम। क्यों? रीजन क्या है? तो द ओनली रीजन इज कि जनाब जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम प्रेशर पर जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होते हैं, मॉलिक्यूलर मास होते हैं।
मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका एक एक मॉलिक्यूल स्लोली मूव करता है। जब स्लोली मूव करता है तो सिलेंडर से सारे मॉलिक्यूल के निकलने का टाइम ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसके हर मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होता है, तो वो जल्दी एस्केप कर जाएंगे और हाइड्रोजन फिट सिलेंडर जल्दी खाली हो जाएगा। Let me proceed towards question number 6. Sorry, question number 5. Question number 5 है कि एक कमरा है, एक रूम है। ये जनाब आपका रूम है। इस रूम में एक टेबल पड़ा है और इस टेबल पर आपने एसी रखा है। कमरे के अंदर सारा सिस्टम कमरे के अंदर है और आप इसको रन कर रहे हो, तो कमरे के अंदर टेबल पर पड़े हुए एसी को चलाने से कमरे के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा? आया ये अनचेंज्ड रहेगा, या ये इंक्रीज होता जाएगा, या ये डिक्रीज होता जाएगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंसीडर करें थ्योरेटिकल और हम कोई भी सर्किट का हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस कंसीडर ना करें, तो फिर इस एसी को ये एक तरफ से हीट ले रहा है, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, यानी जितना हीट ये कमरे के एक तरफ से लेगा उतना ही हीट ये कमरे के दूसरी तरफ फेंकेगा। लिहाजा इस पूरे कमरे में हीट में ना लॉस आएगा ना गेन आएगा, और हम कहेंगे कि टेम्परेचर विल बी अनचेंज्ड। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस मैटर थ्योरेटिकली, अगर हम थ्योरेटिकल बेसिस से बात करें, आइडियल बेसिस पे बात करें, और हम सर्किट में रेजिस्टेंस में पैदा होने वाले हीट को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करें, तो फिर हम कहेंगे कि एक तरफ से जितना हीट ये ले रहा है दूसरी तरफ उतना ही डिलीवर कर रहा है, तो कमरे का नेट हीट अनचेंज रहेगा, तो नेट टेम्परेचर अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात के दौरान फैक्ट ये है कि टेम्परेचर वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इधर से इसने जितना हीट लिया वो भी लिया, लेकिन चूंकि ये एसी वर्किंग मोड में है और वर्किंग मोड में हर वर्किंग डिवाइस में फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस से नया हीट भी पैदा होता है, तो इस तरफ से हीट 10 या 100 जूल लिया और वर्किंग के दौरान 10 जूल मजीद पैदा हुआ, तो 100 के बदले दूसरी तरफ 110 फेंक रहा है, तो कमरे के अंदर हीट का रुझान बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। वर्किंग के दौरान रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन से जो लॉसेस से जो हीट पैदा होगा वो इस कमरे में हीट में इंक्रीज होगा, और इस तरह प्रैक्टिकली टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो थियोरेटिकली द टेम्परेचर विल बी अनचेंज्ड, बट थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होता रहेगा। अगर आप कमरे के अंदर एसी लगा दें टेबल पर और उसका सारा सिस्टम कूलेंट सब कुछ फैन अंदर हो, तो टर्न करें और 2-3 घंटे के बाद देखें कि आपको गर्मी ज्यादा लगने लगेगी बजाय इसके कि आपको सर्दी लगने लगे। एनीहाउ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट? ये कहता है कि फर्ज करें अगर ये गाड़ी का टायर है और इस टायर में एयर का जो प्रेशर है वो कम है, फिलहाल कम है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर ड्राइव कर लो, तो ड्राइव के बाद इसी टायर में उसी हवा का प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है? Why the pressure increases inside a tire tube after driving for a while? ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है कि जब ये टायर रगड़ता है इधर से इधर तक, तो ये फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करता है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करता है, और वही वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हीट के फॉर्म में पैदा डिलीवर होता है, और ये टायर जो है इसकी बाउंड्री जो है वो गर्म होने लगती है, और जब ये गर्म होने लगता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि इस टायर का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। सो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब भी किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये ड्राइव करेगा तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन करेगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन से हीट पैदा होगा, हीट से टेम्परेचर ज्यादा होगा, टायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, और यही वजह है कि अगर गाड़ी आप चलाते रहो तो टायर इतना गर्म हो जाता है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि फौरन ही ब्लास्ट कर जाता है टायर। दूसरी बात आप नोट करें कि कड़े गाड़ी का टायर बहुत
बहुत रेयर हो, जब टायर खराब हो तो ब्लास्ट करता है। यानी आपके घर में गैराज में गाड़ी खड़ी है तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप कमरे में बैठे हो और अचानक टायर ब्लास्ट कर जाए, क्योंकि वो मॉलिक्यूल टलने रहते हैं, प्रेशर कम है। अक्सर जब टायर ब्लास्ट करता है तो रास्ते में रोड पर करता है। क्या घर से गाड़ी स्टार्ट करें, रवाना हो जाए तो 8-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब आप ड्राइव करें तो हीट इतना पैदा हो जाता है कि प्रेशर बढ़ जाता है और टायर उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो रास्ते में ही टायर ब्लास्ट करते हैं। कड़े गाड़ियों के टायर अगर ब्लास्ट करें बहुत कम करते हैं और वो टायर की खराबी होती है, वो प्रेशर का इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि ये टायर है, लेट अस सपोज इट्स अ टायर और इसके अंदर हवा है, टायर हवा है और ये है वाल्व और क्लोज्ड है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस पर हाथ रखें, इस टायर पर हाथ रखें तो ये गर्म है। फिलहाल ये टायर गर्म है, आप इस पर हाथ रखें, ड्राइव करने के बाद इस पर हाथ रखें, गर्म होता है। उसी वक्त जब ये गर्म है तो ये वाल्व खोल दें। अगर आप ये वाल्व खोल दें तो हवा बाहर आएगी और आपने इधर हाथ रखा है तो आप देखोगे कि जैसे ही आप ये वाल्व ओपन करोगे और आपका हाथ इधर पड़ा है तो आप देखोगे कि गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपको यहाँ ठंडक का एहसास होता है। आपको यहाँ ठंडक का एहसास होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इस गर्मी में ठंडक का एहसास भी गनीमत से कम नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने टायर पे हाथ रखा है, ठीक है, वाल्व बंद है, ड्राइव किया है आपने, टायर गर्म है, आपके हाथ को गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही वाल्व आप ओपन करोगे फौरन ही आपके हाथ पे जो गर्माइश फील हो रही थी वो ठंडक में बदलती जाएगी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द सीन? द रीजन इज कि जब ये बाहर जाती हवा तो इस एयर में एक्सपेंशन होता है और जॉल्स-थॉम्सन इफेक्ट के मुताबिक एक्सपेंशन क्या करता है? कूलिंग पैदा करता है और उसी कूलिंग की वजह से वो हीट जो है वो कूलिंग में कन्वर्ट हो रही है, यानी हीट की कमी आ रही है। दैट्स व्हाई आपको ठंडक का एहसास होता है। एंड इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टेंपरेचर ऑफ टायर फौरन डिक्रीज, उसके किनारों का टेंपरेचर फौरन डिक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू जॉल्स-थॉम्सन इफेक्ट। सडन एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग, सडन एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग। को अच्छा खासा गर्म सिस्टम था, बाउंड्रीज तप रही थी बिल्कुल, लेकिन अचानक सिस्टम ने एक एब्रप्ट एक्सपेंशन स्टार्ट किया तो वही कूलिंग जो है, सॉरी वही हीटिंग कूलिंग में कन्वर्ट होने लगा। जब तक एक्सपेंशन होता रहेगा तब तक कूलिंग होती रहेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी ये है द रेट ऑफ कोलिशंस अमंग द पार्टिकल्स। जब वॉल्यूम कम थे तो एक दो पेयर मॉलिक्यूल्स के आपस में ज्यादा कोलिजन कर रहे थे एक सेकंड में। जब एक्सपेंशन हो गया तो वहां पर दो मॉलिक्यूल अब काफी टाइम के बाद कोलाइड होते हैं, तो रेट ऑफ कोलिजन कम होता है तो हीट का प्रोडक्शन कम और सिस्टम कम टेंपरेचर और कम हीटिंग यानी कूलिंग की तरफ जाने लगता है। लेट मी प्रोसीड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस बता दीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आपको लिमिटेशंस बताने हैं, हदूद बताने हैं। हदूद मीन के जो इसमें नहीं है वो बताओ। लिमिटेशन हदूद तो नहीं है, जो इसमें एक्सप्लेन नहीं है उनको लिमिटेशंस बोलते हैं। यानी फर्स्ट लॉ में जो बातें हमें एक्सप्लेनेशन या उसके आंसर हमें नहीं मिलते वो बता दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ हमें साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ हमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये इसका लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ हमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये इसका लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का मैकेनिज्म नहीं बताता, ये इसका लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ में हीट पंप का कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीट पंप, ये भी इसका लिमिटेशन है। और फर्स्ट लॉ जो है ये ओनली कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक प्रोसेसेस। ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस यानी दो ही प्रोसेस से रिलेटेड होता है, ओनली जो है वो लिमिटेशन है। इससे कंसर्न है लेकिन सिर्फ इससे कंसर्न है, यही लिमिटेशन है। तो
स्पेसिफिक प्रोसेस ये है कि हीट अगर आएगा तो या इंटरनल एनर्जी को डील करेगा या वर्क डन करेगा। सो इट मीन कि फर्स्ट लॉ इज कंसर्न ओनली विद हीट लॉस, हीट गेन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑन द सिस्टम। इन 6 बातों के अलावा बाकी सारी बातें इसमें नहीं है, तो वो सब इसके लिमिटेशंस हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 है कि हीट इंजन कहते हैं कि फर्ज करो क्या आप क्या कोई भी एक ऐसा हीट इंजन बना सकता है जो थर्मल पोल्यूशन से मुबर्रा हो, थर्मल पोल्यूशन उसमें ना हो। पहले ये सोचे थर्मल पोल्यूशन क्या है। थर्मल पोल्यूशन इज हीट लॉस और हीट लॉस मीन Q2। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या ऐसा हीट इंजन पॉसिबल है जिसमें हीट लॉस 0 हो या Q2 0 हो? तो आंसर क्या दोगे? आंसर होगा नो। बस सिंपल बात, नो। अब नो का जस्टिफिकेशन क्या है? आपने पूछा कि क्या ऐसा हीट इंजन बना सकते हो जिसमें कभी Q2 हो ही ना, वो 0 रहे, हीट लॉस हो ही ना, 0 रहे हीट लॉस। तो मैंने कहा नहीं। अब रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। नो इसलिए माय डियर स्टूडेंट कि अगर हम कहें कि हमने ऐसा हीट इंजन बना लिया जिसमें Q2 0 हो, तो फिर क्या होगा? देन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगी? दैट इज 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर Q2 0 हो गया तो इट विल बिकम 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100। द एफिशिएंसी विल बिकम 100% and it will violate second law. It will violate second law. ये थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ का वायलेशन होगा और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। तो अगर ये इम्पॉसिबल है इट मीन कि Q2 का 0 होना इम्पॉसिबल है और हम एंड ऑफ द वर्ल्ड तक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसमें कोई हीट लॉस ना हो और वो थर्मल पोल्यूशन से मुबर्रा हो, वहां कोई थर्मल पोल्यूशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस का स्पेसिफिक हीट 0 हो सकता है? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? क्या ये इंफिनिटी हो सकता है? 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। बहुत से लोगों के इसके मुख्तलिफ ओपिनियन हैं। मेरे अपने ओपिनियन है। प्रैक्टिकल बात करूंगा तो मैं कुछ में नो लिखूंगा, कुछ में यस लिखूंगा। प्रैक्टिकल बात अगर करूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं यहाँ नो और यस दोनों इन्वॉल्व करूंगा। बाज में नो है, बाज में यस है, बट प्रैक्टिकल साइड इज बियॉन्ड योर लेवल। मैं आपको आपके बुक तक महदूद रखता हूँ और मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मेरे कह रहा हूँ ऐसा है, तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ यस। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सिस्टम इन अ प्रोसेस में भी 0। Yes. Specific heat of a system in a process may be negative. Yes. Specific heat of a system of a gaseous system in a process may be infinity. तो ये तीनों के लिए मैं यस करता हूँ। ज्यादातर लोगों ने बाज जगहों पे नेगेटिव पे नो लिखा है, बाज में 0 पे नो लिखा है। प्रैक्टिकली बाज में नो है, बाज में यस है। थ्योरेटिकली मैं जस्टिफाई करने लगा हूँ कि तीनों के लिए थ्योरेटिकली यस है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर मैं कहूँ कि ये एक सिस्टम है, ये इस सिस्टम का पिस्टन है, आप साथ देखिए, और इस सिस्टम ने एडियाबेटिक किया, एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन किया। इस सिस्टम ने एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन किया, यानी ये पिस्टन सडनली नीचे गिर गया। एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन, तो आप समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन से क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा, वो तो डेफिनेटली होगा। और फर्स्ट करो माय डियर स्टूडेंट, हीट पैदा हुआ है 100 या 1000 जॉल। हीट पैदा हुआ है 100 या 1000 जॉल। एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ और 100 या 1000 जॉल का हीट पैदा हुआ। अब इस 100 या 1000 नॉन एडियाबेटिक कर लेते हैं। अगर नॉन एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन है और सिस्टम नीचे गिरा, पिस्टन नीचे गिरा और 1000 का हीट पैदा किया, लेकिन नॉन एडियाबेटिक मीन कि कुछ हीट बाहर जाएगा, तो 1000 में फर्स्ट करो 500 जॉल बाहर चला गया और 500 जॉल ने टेंपरेचर को इंक्रीज किया 10 डिग्री, फर्जी वैल्यू ले रहा हूं, और सिस्टम में 1 kg का मास मौजूद है, 1 kg का मास मौजूद है हमारे स्टूडेंट्स। सो इधर क्या होगा? हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, सॉरी,
वो है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आप मुझसे कहेंगे सर डेल्टा क्यू की वैल्यू 500 है, लेकिन ये तो बाहर जा रहा है और बाहर जाने का मतलब है कि ये नेगेटिव होगा। m 1 kg आपने लिया है और डेल्टा t 10 है, तो ये कैंसिल, ये मीन आंसर क्या बन रहा है? मैंने नहीं, थ्योरी खुद बता रही है कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो जाए जो नॉन एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन हो, तो आप देख रहे हो कि हीट कैपेसिटी सॉरी स्पेसिफिक हीट का आंसर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव के लिए आपने यस पढ़ा, नेगेटिव के लिए आपने यस पढ़ा। अब आते हैं एक और बिहेवियर की तरफ। अगर ऐसा हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एक और फैक्टर देखो, एक मैंने जस्टिफाई कर दिया। अगर मैं कहूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए, इस सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी तो जीरो रहेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा टी जीरो पुट करें तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। जब डेल्टा टी जीरो हो लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन में हीट लॉस यानी जीरो ना हो, तो ऊपर नॉन जीरो वैल्यू रहेगी और नीचे जीरो वैल्यू रहेगा, और नॉन जीरो बाय जीरो इज इंफिनिटी। इट मींस कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंट्रैक्शन के दौरान स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी होगा, नॉन एडियाबैटिक कंट्रैक्शन के दौरान स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा, और स्पेसिफिक हीट जीरो कैसे आ सकता है? तो भाई वो भी आप एक प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सोचे तो ऐसा एक प्रोसेस है, फर्ज करो कि ये हमारे पास सिस्टम है, ये इसका पिस्टन है, फर्ज की बात कर रहा हूं, और मैं ऐसा करूं कि इधर इसको एक्सपेंड करूं, एक्सपेंशन से 100 जूल का कूलिंग पैदा हो, एक्सपेंशन से 100 जूल का कूलिंग पैदा हो, और इसी दौरान मैं 100 जूल का हीट भी शामिल कर दूं, 100 जूल का हीट भी शामिल कर दूं, तो कूलिंग भी 100 जूल, हीट भी 100 जूल, ये 100 जूल का कूलिंग और 100 जूल का हीटिंग एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट डेल्टा क्यू भी जीरो और नेट डेल्टा टी भी जीरो। इस प्रोसेस के दौरान C होगा डेल्टा क्यू बाय एन या m डेल्टा t। जब ये दोनों जीरो तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल बात करें तो हम हर जगह ऐसा प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक हीट को नेगेटिव रखें, इंफिनिटी रखें या जीरो रख सकते हैं। तो थ्योरेटिकली ऑल द थ्री रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक हीट्स आर पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये गलत है। अगर ये ठीक होता प्रैक्टिकली तो वाटर का एक स्पेसिफिक हीट 1000 ना होता। अब प्रैक्टिकल साइड पे नहीं जाना चाहता, थ्योरेटिक तक ही महदूद रहते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स, इसमें कहा जा रहा है कि जनाब एक इन्वेंटर है, एक इन्वेंटर है और उसने एक हीट इंजन बनाया है, उसने एक हीट इंजन बनाया है और मार्केट में दावा कर रहा है कि मेरे हीट इंजन की एफिशिएंसी 45% है। क्या वो ये दावा ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? आप हमें ये बता दें, जबकि उसके हीट इंजन के T1 की वैल्यू है 227 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ये है और दावा कर रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45% एफिशिएंसी की। ठीक कह रहा है गलत? धोखा दे रहा है। देखते हैं। इसके साथ 273 ऐड करें तो 227 प्लस 273 यू विल गेट 500 केल्विन। इसके साथ 273 ऐड करें तो 300 केल्विन। फिर एफिशिएंसी मालूम करें 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। आप वैल्यूज पुट करेगा तो वैल्यू 1 माइनस ये 300 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज। मेरे जहन में है कि इट इज कमिंग इज कंपैरेबली 40%। तो जब आप उसके हीट इंजन की एफिशिएंसी 40% है और वो दावा 45% का कर रहा है, लिहाजा झूठ बोल रहा है, फ्रॉडिया है, बच्चियों हमसे गलत कह रहा है। आपके डियर स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आज पूरे हो गए। मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो तक
मैं सारे कंसेप्चुअल भी शेयर कर चुका हूँ। अब मेरा आगे का ट्रेंड ये होगा कि मैं पूरे फर्स्ट ईयर के बुक से 10-15 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वो रैंडम हर चैप्टर से, वो 1-2 लेक्चर्स में आपके लिए विद इन 2-3-4-5 दिन इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा। तो 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अमंग द होल कोर्स वो आपके लिए काफी होंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भाई लास्ट में इसको प्रिपेयर करो, किस तरह प्रिपेयर करें, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।